मुझे निकलना एक शॉर्टकट चाहिए था निकलने के लिए, तो इस वजह से सबसे मेरा एक्सपीरियंस है इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन मल्टीनेशनल फर्म्स। और नॉर्मली जर्मनी में हमारे पास दो टाइप की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी होती है और एक अप्लाइड साइंसेज जैसे हॉक्सले कहते हैं। कीप इट शॉर्ट एंड कीप इट लॉजिकल। एक पेज का लेटर ऑफ मोटिवेशन इज़ मोर देन इनफ। नोटिस किया है वो ये है कि लेटेस्ट चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जाती हैं। अच्छा। मतलब आपकी जो डिग्री हो रही है उसमें जो लेटेस्ट ट्रेंड को फॉलो किया तो आईटी की यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं जर्मनी में। उसकी वजह ये है कि जर्मनी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है आईटी के अंदर, तो उसका बेहतरीन तरीका ये कि अगर वो 1 से 2 साल के दरमियान अगर वो पाकिस्तान में ही एक्सपीरियंस ले लें तो वो यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। अच्छा जी, आज मेरे साथ हैं दाऊद शाह। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दाऊद, अपना क्विकली आप इंट्रोडक्शन दें, उसके बाद हम बात करेंगे आज हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। जी, जैसा कि आपने मेरा नाम बताया, माय नेम इज़ सैयद दाऊद शाह और पिछले ऑलमोस्ट 1.5 साल से मैं जर्मनी में हूँ और मैंने मेरी जो एजुकेशन है वो एक्चुअली कंप्यूटर साइंस में है, प्योरली सॉफ्टवेयर में, और ऑलमोस्ट 6 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन मल्टीनेशनल फर्म्स। और या ओके, गुड टू नो। आज की वीडियो के अंदर जी हम बात करेंगे दाऊद की जो जर्नी है यहाँ पे वो कैसे स्टार्ट हुई। यहाँ पे लेट से ये स्टडी वीज़ा के ऊपर आए थे या डायरेक्ट जॉब के ऊपर आए हैं, ये इसके ऊपर हम बात करेंगे। ओवरऑल जो जर्मनी के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जो मार्केट है वो कैसी है, ये सारी हम बातें करेंगे वन बाय वन। अच्छा दाऊद भाई, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आपने यहाँ पे कैसे एंट्री दी और आपको ये ख्याल कैसे आया, क्या मोटिवेशन थी यहाँ पे जर्मनी आने की? अच्छा, मेरी मोटिवेशन थोड़ी सी डिफरेंट थी। मैं ऑलरेडी क्योंकि इस तरफ देखे बात कीजिएगा ज़रा बेहतर रहेगा। मैं ऑलरेडी क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रहा था, ऑलमोस्ट मैंने पाकिस्तान में 4 साल काम किया था उसके बाद, और मैंने जितनी भी कंपनीज़ में काम किया था वो मल्टीनेशनल फर्म्स ही थी। उसके बाद मुझे किसी ने इनिशिएट किया कि यार आपको बाहर जाके भी अपने फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहिए क्योंकि बाहर ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और ग्रो का चांस बहुत ज़्यादा है। जी हाँ। तो बस उसी ग्रोथ के चक्कर में, लेकिन मुझे निकलना एक शॉर्टकट चाहिए था निकलने के लिए, तो इस वजह से सबसे जो ये कुछ और लोग भी बैठे हुए हैं हमारे साथ आए हैं, ये मस्ती कर रहे हैं, इनको बाद में हम लेते हैं वीडियो के अंदर। चलें आगे। अच्छा, आप बता रहे थे आपकी मोटिवेशन यही थी कि यहाँ पे आप निकले हैं अपने कैरियर को ग्रो करने के लिए, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है आईटी के अंदर, तो ये आपकी यहाँ पे मोटिवेशन थी। अच्छा, तो आपको तकरीबन अभी जर्मनी के अंदर कितना अर्सा हो गया? 1.5 ईयर्स हो गए मुझे। ठीक है, तो आप यहाँ पे किस वीज़ा के ऊपर आए थे? मैं एक्चुअली स्टूडेंट वीज़ा पे आया था। सही है, क्योंकि ये एक सबसे मेरे ख्याल से शॉर्टेस्ट वे है एग्ज़िट का आपका। तो अगर आप मास्टर्स के लिए जर्मनी में अप्लाई करते हो, क्योंकि बहुत सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं और आपको एडमिशन मिल जाता है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं तो आपको एडमिशन भी मिल जाता है आराम से, और बहुत सारी हैं। तो इस वजह से मैं स्टूडेंट वीज़ा पे आया था, लेकिन देन आई लेटर स्विच ऑन, मैं प्रॉपर वर्क पे चला गया, तो फिर मैंने चेंज करा के अभी मैं प्रॉपर मतलब फुल टाइम काम कर रहा हूँ। अच्छा जी, भी नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो स्टडी वीज़ा के ऊपर आना चाह रहे होते हैं, तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं? जैसे पाकिस्तान के अंदर किसी का मे बी सॉफ्टवेयर हाउसेज में किसी का एक्सपीरियंस है, कोई बिल्कुल फ्रेश है, तो क्या चीज़ें जो हैं बंदे को मेक श्योर करनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हुए? तो अगर आप गाइड कर दें जो भी नए लोग आने वाले हैं तो उनकी काफ़ी हेल्प होगी। हाँ, तो नॉर्मली जर्मनी में हमारे पास 2 टाइप की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी होती है और एक अप्लाइड साइंसेज जैसे हॉक्सले कहते हैं। तो नॉर्मली ज़्यादातर स्टूडेंट्स को, मुझे खुद भी ये पता नहीं था जब मैं पहली दफ़ा जर्मनी आ रहा था, तो ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि TU टेक्निकल यूनिवर्सिटी, और हर कोई ज़्यादा फेमस है ये TU यूनिवर्सिटी। एग्जैक्टली, TU को टारगेट कर रहा होता है और ज़्यादातर TUM और TUK और इस तरह की मतलब जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो TU की जो डिग्री होती है वो और उसकी जो स्टडीज़ होती हैं वो काफ़ी रिसर्च ओरिएंटेड होती हैं। तो सवाल ये है, आपने पहले ये जज करना है कि अगर आप जर्मनी आ रहे हो तो आपने मार्केट को टारगेट करना है या आपने एकेडेमिया की तरफ जाना है। तो अगर आपने लेट से आपका प्लान है कि आप मास्टर्स करो और उसके बाद आप PhD को भी आप स्टार्ट करो और आप मतलब रिसर्च ओरिएंटेड जाओगे, और यहाँ के किसी जैसे यहाँ पे हमारे पास रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं लाइक मैक्स प्लैंक है, फ्राउनहोफर है, इनके साथ काम करना चाहते हैं, तो वो फिर बात आपके लिए ठीक है।
और अगर आपने मार्केट में आना है तो फिर आप बेटर यही है कि आपको एक एग्जिट चाहिए, तो आपने कहा अच्छा यार मैं मास्टर्स कर लेता हूँ, लेकिन मैंने मार्केट को सर्व करना है, तो इट्स बेटर कि आप या अप्लाइड साइंसेज में जाओ या बिल्कुल जो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि मतलब टेक्निकल यूनिवर्सिटी नहीं होती, उसमें अप्लाई करें ताकि आप डिग्री को जल्द अज जल्द ख़त्म कर सकें, क्योंकि टेक्निकल यूनिवर्सिटी कंपैरेटिवली टेक्स मोर टाइम एज़ कम्पेयर टू अप्लाइड साइंसेज। ओके अच्छा, टेक्निकल के अंदर ज़्यादा टाइम लगता है, उसकी में भी रिक्वायरमेंट्स भी ज़्यादा होती हैं, CGPA की रिक्वायरमेंट्स हैं, या बाकी आप अप्लाई करते हैं तो कंपटीशन भी शायद ज़्यादा मिलेगा। कंपटीशन उसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। तो सही है। अच्छा, मेनली आप अगर क्विकली गो थ्रू कर दें, समराइज फॉर्म में बताएं क्या मेन रिक्वायरमेंट्स हैं जो जर्मन एम्बेसी के जर्मन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे, उनकी क्या मेन रिक्वायरमेंट्स हैं, CGPA की रिक्वायरमेंट क्या होती है, मे बी लैंग्वेज की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये आप बता दें अगर तो। नॉर्मली वैसे सबसे पहले तो ये है कि आपके पास आप प्रोग्राम्स देखें, मतलब बेटर ज़्यादा ये है कि अगर आपने लेट से फॉर इंस्टेंस अब जैसे कि मैं कंप्यूटर साइंस को, तो मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूँगा, तो अगर आपने बैचलर्स कंप्यूटर साइंस में किया है तो मास्टर्स के लिए भी अगर आप आते हो तो बेटर ये है कि आप कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड से ही करो, ताकि आपका चांस ज़्यादा हो आपको एडमिशन मिलने में। लाइक डाटा साइंस में भी जा सकते हैं या IT में भी, सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, इस तरह ऐसे डिग्रीज़ में आप जा सकते हो। ठीक है, AI में भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। दूसरा ये कि आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे रिक्वायर करती हैं GRE, जैसे कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख, जैसे मैंने मेंशन किया, लेकिन मैक्सिमम में रिक्वायर्ड नहीं होता, और अप्लाइड साइंसेज में भी आप नॉर्मली जा सकते हो। आपको ज़्यादा जो पहली चीज़ चाहिए वो IELTS चाहिए। सही। तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटी 6.5 पे अगर आपके पास 6.5 बैंड है तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन मिल जाता है। उससे बेटर है तो और भी अच्छी बात है, और इससे बढ़कर आपको वो जो एक ब्लॉक अमाउंट दिखानी पड़ती है। जी हाँ, वो एक आप कह लेंगे प्राइमरी रिक्वायरमेंट, वो एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उनका क्लेम करना आप ये होता है कि आप तो स्टडी के लिए आ रहे हो, तो अगर आप काम नहीं भी करते, यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब नहीं भी करते, तो आपको ख़ुद को सपोर्ट करना, मतलब आप ख़ुद को सपोर्ट कर सको, इस वजह से ये आप ही के पैसे आपको मिल रहे होते हैं, लेकिन आप लाइक एक लम सम अमाउंट को ब्लॉक कराते हो, और वो पर मंथ फिर आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट लाइक फॉर आई गेस एक साल की जो है वो 10,800 यूरोज़ है, तो वो अगर आप डिवाइड करोगे तो 800 समथिंग 860 आपको पर मंथ मिलेगा। तो ये मेरे ख्याल से जर्मन एम्बेसी एक साल का आपसे मिनिमम रिक्वायर करेगी ही। सम केसेस में आपको 6 मंथ्स के भी अगर आप फंड शो कर लो तो आपको मिल जाता है, लेकिन उसके बरक्स आपके पास बैंक स्टेटमेंट स्ट्रांग होनी चाहिए। सही है। अच्छा, ये आप बात कर रहे हैं जो ग्रेजुएशन का प्रोग्राम है, वो मास्टर्स के प्रोग्राम के अंदर जो आते हैं उनके लिए ब्लॉक अकाउंट मैंडेटरी है, तो इसमें मैंने देखा है कुछ स्कॉलरशिप के प्रोग्राम भी होते हैं, अगर आपको नॉलेज है उसके बारे में बता दें कि जो PhD के अंदर आते हैं लोग स्कॉलरशिप के ऊपर, उनको ब्लॉक अकाउंट की जो है अमाउंट शो नहीं करनी पड़ती। नॉर्मली जो स्कॉलरशिप के प्रोग्राम जितना मुझे आइडिया है वो जैसे कि डार्ड है हमारे पास यहाँ पे, कि डार्ड के काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं, लेकिन उसमें मतलब टू बी ऑनेस्ट मैंने खुद नहीं अप्लाई किया क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होता है तो लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, और वो डार्ड का मैंने सुना हुआ। अच्छा जी, स्टडी के हवाले से हमने बात कर ली, अभी हम करेंगे जी बात ऑक्यूपेशन की, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर पर्टिकुलर आपका भी बैकग्राउंड IT से ही है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जॉब यहाँ पे कैसे हुई थी, उसके बाद हम बात करते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे क्या हैं जो IT के अंदर यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आते हैं, मे बी स्टडी के ऊपर आते हैं, डायरेक्ट जॉब के ऊपर आते हैं। तो IT से रिलेटेड जैसा कि आपने क्वेश्चन किया, तो IT की यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं जर्मनी में। उसकी वजह ये है कि जर्मनी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है IT के अंदर, और इनको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज भी चाहिए फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो जो भी स्टूडेंट्स जो IT स्पेसिफ़िक हैं जर्मनी में आना चाहते हैं, मेरे ख़्याल से उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और IT में प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे अगर आप जॉब करते हो तो लैंग्वेज का भी इतना मसला नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ जॉब्स में जो है, मोस्ट ऑफ द जॉब्स में आपको लैंग्वेज रिक्वायर्ड इतनी नहीं होती एज़ कम्पेयर टू मल्टीकल्चरल काइंड ऑफ एनवायरनमेंट होता है। एग्जैक्टली, बिकॉज यू हैव टू कम्युनिकेट ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो कॉमन जो लैंग्वेज होती है इंग्लिश ही ज़्यादातर होती है। एग्जैक्टली। वो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट कर रहे हैं पाकिस्तान में किसी भी IT फील्ड से, और वो यहाँ पे आके मार्केट को सर्व करना चाहते हैं, तो उसका बेहतरीन तरीका ये कि अगर वो 1 से 2 साल के दरमियान अगर वो पाकिस्तान में ही एक्सपीरियंस ले लें, तो वो यहाँ पे आकर उनके लिए बहुत बहुत प्लस पॉइंट है। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद इस प्रोसेस से गुजरा हूँ। तो जैसे आपने मेरे से कहा कि मैंने कैसे जॉब स्टार्ट की जी, एक्चुअली मैं मास्टर्स के लिए आया था, लेकिन और जैसे मैंने मेंशन किया कि मेरा ऑलरेडी एक्सपीरियंस था मार्केट का 4 इयर्स का, और TU जो डिग्री थी वो मेरे लिए बहुत टेक्निकल थी। सही। तो मैं मार्केट को सर्व करना चाह रहा था, तो मैंने जस्ट जॉब हंट शुरू की, और मेरे आने के पहले 3 मंथ्स में ही मतलब मुझे फुल टाइम जॉब मिल गई,
तो मैंने एक्चुअली मास्टर्स को छोड़ दिया, क्योंकि मुझे सही ऐसा है। लगता है कि अगर आपने मार्केट को सर्व करना है तो इट्स योर एक्सपीरियंस विच काउंट्स। हाँ, अगर आपने एकेडमिया में जाना है तो फिर आप बैचलर्स के फ़ौरन बाद आएँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो टाइम तो किसी भी तरीके से आपने वेस्ट नहीं करना, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस गेन करके यहाँ पे आओगे तो उसका बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है। अच्छा, आपने वो बात की एकेडेमिया के अंदर भी लोग यहाँ पे जो आते हैं, तो उनके लिए क्या यहाँ पे मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं? हाँ, तो जो एकेडमिया को टारगेट करते हैं तो सब वही बात है कि आप मास्टर्स के लिए आओ, आप मास्टर्स करो और उसके बाद आप किसी भी रिसर्च सेंटर के साथ एसोसिएट हो जाओ। मोस्ट ऑफ द टाइम जब अगर आपने एकेडमिया को सर्व करना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप टेक्निकल डिग्री ही करो, क्योंकि उनके साथ काफ़ी सारे रिसर्च सेंटर एसोसिएटेड होते हैं, तो आप उनके साथ कंटिन्यू कर सकते हो। इवन आप अपनी पीएचडी स्टार्ट करते हो, फिर आप रिसर्चर बन जाते हो, किसी प्रोफेसर के अंडर आप काम करते हो, तो आप उसी में रिसर्च में ही आप मतलब सर्व कर रहे होते हैं। तो आप ठीक है। मतलब अगर आप कंपेयर करते हो सैलरी वाइज या उस वाइज तो इतना डिफरेंस नहीं है। ठीक है, मार्केट में आप इनिशियली ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, लेकिन रिसर्च में भी अगर आप रहते हैं तो इट्स परफेक्टली फाइन। ओके, सो अभी नेक्स्ट बात करते हैं जी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की। तो ये क्विकली गो थ्रू कर दें, इवन दो सबको पता ही है कि आईटी के अंदर तो इंग्लिश चल जाती है, जैसे कि हमने पहले बात की है। तो आपकी कोई रिकमेंडेशन है जो पाकिस्तान से बैठ के लोग आना चाह रहे हैं बाहर, उनके लिए? जी, जो भी स्टूडेंट्स आना चाह रहे हैं और वो आईटी से रिलेटेड नहीं हैं, तो मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर वो पाकिस्तान में बैठे बैठे अगर उनके पास टाइम है 5-6 महीने का, तो वो एटलीस्ट कुछ जर्मन लैंग्वेज का बेसिक कोर्स कर लें, A1 या A2, क्योंकि ये उनको यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। ये आपको सिर्फ आपके कैरियर वाइज फ़ायदा नहीं देगी, ये आपके जो डेली लाइफ आपने अपने एरेंड्स रन करने होते हैं उसमें भी बहुत फ़ायदा देगी, क्योंकि आपने लोगों के साथ कम्युनिकेट करना होता है। और जर्मन लोग थोड़ा सा अपने लैंग्वेज को लेके उनकी प्रायोरिटी अपनी लैंग्वेज के लिए ज़्यादा है, तो इट्स बेटर कि अगर आप कुछ बेसिक जर्मन लैंग्वेज कोर्स कर लें तो वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पे देगा। अच्छा जी, बैठ के हम थोड़ा सा ना थक गए थे, हमने कहा ज़रा इन्वायरमेंट भी चेंज करते हैं। नेक्स्ट मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ रिगार्डिंग जो स्टूडेंट हैं पाकिस्तान के अंदर और यहाँ पे, आप क्या एजुकेशन के हवाले से डिफरेंस देखते हैं यहाँ पे जो बंदा डिग्री अपनी परस्यू करना चाह रहा है? क्या मेजर चीज़ है जो आपको यहाँ पे लगता है कि बेहतर है हमारे में भी एजुकेशन सिस्टम के अंदर, वो बेहतर हो सकती है पाकिस्तान के अंदर? जो ज़्यादातर चीज़ जो मैंने नोटिस किया है, मतलब मेरे काफ़ी सारे दोस्त जो अभी पढ़ भी रहे हैं, जो मैंने ज़्यादा नोटिस किया है वो ये है कि लेटेस्ट चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जाती हैं। अच्छा। मतलब आपकी जो डिग्री हो रही है उसमें जो लेटेस्ट ट्रेंड को फॉलो किया जाता है, कोर्स सेमिनार्स कराए जाते हैं, इंडस्ट्री मास्टर्स को बुलाया जाता है, एंटरप्रेन्योर्स को बुलाया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मतलब हमारी तरफ ये है कि थोड़ा सा आप कह सकते हो कि हम लैग करते हैं। कोर्स कंटेंट है वो आउटडेटेड। एग्जैक्टली, हम अभी भी अगर आप टेक्निकल बात करें तो अभी भी हम यूनिवर्सिटी में बहुत सारी पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, मतलब ठीक है बेसिक्स के लिए ठीक है, लेकिन आगे हमें इंश्योर करना चाहिए कि हम लेटेस्ट टैग पे काम करें, क्योंकि आईटी में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज आता रहता है और वो चेंज आपको अडॉप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, ऐसे ही हमारा जो कोर्स कंटेंट ऑलमोस्ट वो ऑब्सोलीट ही हो चुका है। इवन तो हमारे कोर्सेज के नाम मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से कोर्स है, जो कि लेकिन बुक्स हैं वो मेरा 1988 की बुक है हमारे पास, अभी तक कोर्स कंटेंट उसी तरह का चला आ रहा है। एग्जैक्टली। तो मेरे ख्याल में ये स्टूडेंट को खुद भी चाहिए कि वो खुद से भी कोर्स कंटेंट देखें और ऑनलाइन में भी कुछ सर्टिफिकेशन कर लें। कुछ ऑनलाइन है, तो मैं स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करूंगा कि वो बिल्कुल अपनी डिग्री परस्यू करें। अच्छा। लेकिन साइड पे आप मार्केट ट्रेंड देखें कि मार्केट में क्या चीज़ इन हो रही है और आपको अगले आने वाले सालों में क्या चीज़ सीखनी चाहिए ताकि आप सिंक रहो मार्केट के साथ। अपने स्किल के ऊपर भी उन्हें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये कंप्यूटर आईटी का यही एक अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है कि आपने खुद को सिंक करते रहना है इसके साथ। नई चीज़ें आएंगी, पुरानी जाएंगी, नहीं आएंगी, तो आपने खुद को अप टू डेट रखना। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे विंडी वेदर हो गया, हम ज़रा साइड पे जाके ना इसको कंक्लूड करते हैं वीडियो को। अच्छा, आपका यहाँ पाकिस्तान में CGPA क्या था और एक एवरेज कितना बंदे का CGPA एटलीस्ट हो तो वो बंदा यहाँ पे स्टडी के लिए आ सकता है? नॉर्मली वैसे CGPA इतना मैटर नहीं करता। जो मैटर करता है वो कोर्स कंटेंट करता है कि आपने अपनी डिग्री में बैचलर्स में कौन कौन से कोर्सेज पढ़े हैं, क्योंकि वही कोर्सेज जब आप मास्टर्स में एनरोल होने जाते हो तो उसको देखा जाता है। तो अगर आप किसी कोर्स में लैग कर रहे होते हो तो देयर इज़ अ हाई चांस कि वो आपको कहेंगे कि यार ये एक या ये 2 कोर्सेज आपने क्योंकि बैचलर्स में नहीं पढ़े, तो आपको हमारे एक बैचलर्स के प्रोग्राम के बच्चों के साथ बैठ के पढ़ना पड़ेगा। सो मेनली जो फोकस होता है वो यही होता है कि आपने पढ़ा क्या हुआ है, क्या आपने वो सारे कंटेंट कवर किए हैं
जो आपने यहाँ पे जिस डिग्री के लिए मास्टर, तो जो रेलेवेंट फील्ड है ना वो बहुत मैटर करती है क्या जो ये है। बाकी सीजी पे आई डोंट थिंक सो कि उसका इतना कुछ है। प्रोफाइल आपकी पर्सनल क्या है, मे बी आपको प्रेजेंट कैसे करना है, क्योंकि डिफरेंट जो प्रोफेसर होते हैं आई गेस उन्होंने ही आपको एक्सेप्ट करना होता है कि वो आपको लेते हैं या नहीं लेते, ऐसे ही है। एग्जैक्टली क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ आपसे मांगती भी हैं आपकी सीवी के आप उसको भी अपलोड करें, वो इसके अलावा एक मोटिवेशन लेटर के मांगते हैं जी आपको जो इसके जो सब LOM आई गेस, हाँ इसको LOM कहते हैं, लेटर ऑफ मोटिवेशन। वो ही एक्चुअली मेन आपकी वो मोटिवेशन होती है जिसके बेस पे आपको एडमिशन मिलता है। सही है, क्योंकि आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन जितना अच्छा होगा जिसमें आप बताओगे, और उसकी भी टेक्निक ये है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर अप्लाई कर रहे हो तो उनकी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोग्राम्स देखो, जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई करो वो देखो, उस प्रोग्राम को चेक करो कि उसका रिक्वायरमेंट क्या है। हाँ रिक्वायरमेंट नहीं, उनका किस वहाँ पे कौन से प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं या वो किस चीज़ पे काम कर रहे हैं, और वो किन किन फर्म्स के साथ, ठीक है, या किन किन रिसर्च सेंटर के साथ वो एसोसिएटेड हैं, क्योंकि यहाँ पे ना इनके कोलैबोरेशन में प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं। तो अगर आप उस चीज़ को ट्रिगर करोगे अपने LOM में कि हाँ आपके इस फलाना प्रोग्राम मेरे प्रोफाइल पे बहुत सूट करता है, तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस। दैट्स व्हाट आई डिड माई सेल्फ। ओके, तो ये एक LOM को भी मतलब ये जब लोग लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखते हैं तो ये उसका तरीका है। और लेटर ऑफ मोटिवेशन सिंपल एक पेज का लिखें, बिल्कुल लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेंट्स होते हैं और उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपका पूरे 3-4 पेज का ऐसे पढ़ेंगे बैठ के। कीप इट शॉर्ट एंड कीप इट लॉजिकल। एक पेज का लेटर ऑफ मोटिवेशन इज़ मोर देन इनफ। पाकिस्तान में जो लोग बैठे हैं, जो कोई मे बी इंडिया बांग्लादेश के अंदर जो लोग बैठे हैं, तो उनको ऑनलाइन क्या रिसर्च करके आनी चाहिए प्रायर टू एक्चुअली टेकिंग अ फ्लाइट हो किया, उससे पहले उन्हें क्या चीज़ें देख के आनी चाहिए जो उनको यहाँ पे हेल्प करेगी, मे बी मेंटली वो प्रिपेयर हो जाएंगे। यहाँ पे डिफरेंट जो इन्वायरमेंट है, काफ़ी कल्चरल चेंज है। एग्जैक्टली। तो इस बारे में क्या आप मशवरा देते हैं? कल्चरल शॉक जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक अगर आप पहले कहीं नहीं यूरोप में रहे और आप पाकिस्तान से या एशिया से डायरेक्टली उठ कर आते हो, तो कल्चरल शॉक सबसे बड़ी चीज़ है। और शुरू का जो टाइम होता है वो मुझे नहीं पता, लोग इस बारे में बात नहीं करना चाहते, लेकिन कोई नहीं शेयर करता, लेकिन हर कोई एक टफ टाइम से यहाँ पे इनिशियली गुजरता है। बिल्कुल, डिप्रेशन, काफी लोगों की पोस्ट। यहाँ का वेदर बहुत डार्क वेदर है, ज़्यादातर आप लो ऑन विटामिन डी रहते हो यहाँ पे, इस वजह से यहाँ पे सप्लीमेंट्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा ये कि इनिशियली आपको लगेगा कि आप किसी गलत जगह आ गए हो, क्योंकि यार मेरा अच्छा खासा चल रहा था कुछ और मैं अपने मुल्क में ठीक था। वो एक इनिशियल टाइम आपको वो हार्ड होगा, लेकिन विद टाइम जब आप गुजारेंगे 5-6 महीने और फिर आप व्हेन यू लुक बैक तो यू विल बी इन अ वेरी बेटर सिचुएशन एज़ कम्पेयर टू इनिशियली। तो ये है कि ये कुछ चीज़ें हैं जिस पे लोग बात नहीं करते, लेकिन मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये है कि इसके लिए प्रिपेयर रहें, क्योंकि ऐसी चीज़ें यहाँ पे आपको हर चीज़ खुद करनी पड़ती है। ऐसे ठीक है, तो क्विकली एक इस पे टिप्स भी बता देंगे कि इनको ओवरकम करने के लिए जो भी आपका डिफरेंट टफ यहाँ पे एक फेज़ आएगी, मे बी आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, आपको डिफरेंट चैलेंजेस हैं, आपने हर काम खुद करना है, तो उसके लिए क्विकली कुछ टिप्स भी अगर देना चाहो तो दे दो, फिर हम इसको वीडियो कंक्लूड करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले जैसे मैंने मेंशन किया कि लैंग्वेज का कोई बेसिक लेवल करके आइए, ताकि आपको नॉर्मल यहाँ पे जर्मन लोगों के साथ और लैंग्वेज बैरियर आपका थोड़ा सा कम रहे, तो लैंग्वेज करके आइए। दूसरा ये कि आप पहले से ही यहाँ की जो स्टूडेंट्स हैं जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाह रहे हो, लोगों को सर्च करें कि आपके कुछ सीनियर्स हैं यहाँ पे या आपके कोई और जानने वाले हैं जिनके साथ आप टच कर सको। तो यहाँ पे एटलीस्ट जिस सिटी में आप आ रहे हो जी हाँ, उसमें एटलीस्ट वो आपको गाइड कर सकेंगे कि आपने अपार्टमेंट कहाँ लेना है, आपने कितना पहले अप्लाई करना है, इस तरह की चीज़ें। तो कम्युनिकेट करें और लोगों से जितनी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जर्मनी में ये कि आपको इन्फॉर्मेशन चीज़ें सारी अवेलेबल होती हैं, बट आपको उसका करने का तरीका नहीं पता होता। तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू करें स्लोली, और जहाँ से भी इंफॉर्मेशन लेती है बस ले लीजिए। ठीक है, अच्छा, थैंक यू सो मच दाऊद भाई। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो हमारी वीडियो है इसमें काफ़ी सारी जो क्वेरीज हैं डिफरेंट लोगों की वो क्लियर हुई होंगी। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन रह गया है तो वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। मैं स्टूडेंट्स को जो भी जूनियर्स हैं छोटे, उन सबको ये मतलब एक चीज़ पे कह कर ख़त्म करना चाहूँगा कि ख़ुद को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करें, बिल्कुल ख़ुद को अंडर एस्टिमेट मत करें, रिस्क लें और निकलें बाहर। आपके हाथ में अल्लाह ताला ने मतलब मेहनत दी है, आप मेहनत करो और ट्राई ज़रूर करो, एटलीस्ट एक दफ़ा ज़िंदगी में ज़रूर ट्राई करो, एटलीस्ट आपको फ्यूचर में ये रिग्रेट नहीं रहेगा, रिग्रेट ना हो। आप कोशिश करो, अगर आप फेल भी हो जाते हो वेल एंड गुड,
कोई नहीं, आपके लिए कुछ और बेटर लिखा होगा लाइफ में, सही लेकिन है। खुद को अंडर एस्टिमेट ना करें कि यार ये तो मेरे से होगा नहीं, या मैं अपने इस कंफर्ट जोन से निकल नहीं सकता। अगर आप कंफर्ट जोन से नहीं निकलोगे तो आप अपने ग्रोथ को स्टॉप कर रहे हो, ठीक है? ऐसे ही है, तो अभी आपकी एज है 20 से लेके 30, 35, मैं कहता हूँ 40 तक जितना रगड़ा खा सकते हो खाओ, और मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, अल्लाह ताला मेहनत का फल ज़रूर देता है। एंड थैंक यू सो मच जी, आपने बड़ी अच्छी इसको नोट्स पे क्लोज किया वीडियो को। Thank you. आई होप कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे चैनल के ऊपर ज़्यादा जो है 9 सब्सक्राइबर है, मैं आज भाई को बता रहा था 500,000 व्यूज़ है और मेरे जो सब्सक्राइबर काउंट है बिल्कुल। सपोर्ट करें। यहाँ पे मैं इनसे यही बात कर रहा था कि हम अगर यहाँ पे हैं तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम अपने लोगों को सपोर्ट करें। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे information एक वन साइडेड पिक्चर ना पेश करें यूरोप की, जो ट्रू एक यहाँ पे पिक्चर है वो हम पेश करें लोगों को जो बाहर से आ रहे हैं, उनके लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं हम वो बता सकें, जो ताकि हमारे जो नई जनरेशन यहाँ पे बाहर निकलना चाह रही है उनको हेल्प हो। तो यही जो हमारा पर्पज़ है। और इसी तरह आपको भी हेल्प करनी है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हाँ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं इसी तरह का कंटेंट बनाता हूँ, मेरी मोटिवेशन कायम रहे कि 99 to 98% ऐसे लोग हैं जो नॉन सब्सक्राइबर हैं, वीडियो देख के चले जाते हैं और वो इसको सब्सक्राइब नहीं करते। तो आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि वीडियो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी आगे करें। और इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर मैं और जो डिफरेंट है पाकिस्तानी भाई यहाँ पे डिफरेंट वेल सेटल्ड हैं, काफ़ी टाइम हो गया इनको यहाँ पे, उनसे मैं बात करूँगा और डिफरेंट जो आपकी क्वेरीज हैं उनको इंशाल्लाह एड्रेस करेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और फ्यूचर में आपसे दोबारा बात करेंगे, डिफरेंट टॉपिक को लेके आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। कोई आज वेदर जो है ना यहाँ पे सूटेबल नहीं है वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। ये भी बात है कि अगर आप जर्मनी आ रहे हैं तो वेदर यहाँ पे बिल्कुल बेवफा मौसम है, कुछ नहीं पता चलेगा किस टाइम सनी। हम सुबह निकल रहे थे तो सनी था, इस वजह से हमने उस मुताबिक निकले, लेकिन अब देखें बहुत ज़्यादा क्लाउडी और विंडी हो चुका है। तो ये एक है वेदर का भी, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है।